जरा सोचो, अगर आपकी पहली मोहब्बत ही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दे जाए। ये वो दर्द है जो आपको अंदर से झकझोर देता है, पर साथ ही आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने का जुनून भी दे जाता है। आज की कहानी में बेचारे पार्क को उसकी क्रश ने बस इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो अपनी कहानी में एंट्री होती है सोयुंग की, जो यूनिवर्सिटी में फ्रेशर बनकर अपनी पहली क्लास में ही देर से आती है। भाई, उसके लेट होने से सर इतने चिढ़ जाते हैं कि पूरी क्लास को भुगतना पड़ता है। पर इस सब के बावजूद एक छात्र की आंखें सोयुंग से हटी ही नहीं। पार्क नाम का जो लड़का था वो पूरे लेक्चर में बस सोयुंग को ही देखता रहा। उसी दिन पार्क सोयुंग के संग बस में बैठा मिलता है। उसके अंदर एकदम से जोश भर जाता है। उसे महसूस हो रहा है कहीं ये इश्क की पहली चिंगारी तो नहीं। और उसकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि जब सोयुंग उसे घूरते हुए देख लेती है तो पार्क शर्म के मारे वहीं स्टैचू बनकर जम जाता है। जुबान पर ताला लग गया है। उसकी हैरानी तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है जब उन्हें पता चलता है कि दोनों का घर जाने का रूट भी सेम है। पार्क ने अपने मोहल्ले में सोयुंग जैसी हसीन लड़की पहले कभी देखी ही नहीं थी, तो उसे जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सिचुएशन थोड़ी अजीब होती जा रही थी। तभी पार्क का दोस्त नाबुक वहां आता है और उसे हाय बोलता है। पार्क से एकदम हट के बिंदास और कॉन्फिडेंट नाबुक उसके आते ही उसे छेड़ने लग जाता है। पार्क तो है बड़ा ही शर्मीला, भोला भाला और अजीबोगरीब, पर नाबुक वहीं अकड़ कर कहता है कि पास खड़ी लड़की उसकी 100वीं गर्लफ्रेंड है। वो उसे कहता है कि बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अपनी हाइजीन का ध्यान रखो। मगर पार्क में इस सुझाव पर अमल करना लगभग असंभव सही है। सच कहूं तो पार्क का शर्मीलापन बचपन में ही जम गया था। जिम्मेदार और अलर्ट रहना उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था। हमेशा यही समझाया गया था कि हर इंसान की जान बहुत अनमोल है, तो बेवजह के खतरों से बचना ही सही है। फाउंडेशन तगड़ी है, पर फिर भी पार्क की सोच लड़खड़ाने लगती है। एक दिन एक धांसू नजारे की तस्वीर लेते हुए उसके कैमरे में गलती से सोयुंग का एक कमान का पोर्ट्रेट कैद हो गया। आखिरकार उन दोनों की जान पहचान हो ही गई। अपनी असलियत को छिपाकर पार्क एक रहस्यमयी शख्सियत दिखाने की जुगत में रहता है। सोयुंग के अचानक एक वीरान घर में घुसने का मन बनाते ही उसका सारा ढोंग खुल जाता है। पार्क डर के मारे उसे समझाता है कि बिना पूछे अंदर घुसना सही नहीं, पर वो घर तो एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ है। सोयुंग के इरादे भाप न पाने पर पार्क उसे रोकने के लिए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाता है कि उस घर में तो किसी का खून हो चुका है। लेकिन सोयुंग में डरने की जगह अपने जवाब से पार्क को गजब का चौंका दिया। वो बताती है कि अगर किसी जगह का पिछला समय अंधेरा रहा है तो उसे खूबसूरती और खुशियों का निशान बनाना उसका मकसद है। अगले दिन प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को अपने अपने एरिया की बिल्डिंग्स की तस्वीरें लेने का टास्क दिया। पार्क के लिए सोयुंग के नजदीक आने का यह सबसे बढ़िया मौका था। वे दोनों मिलकर पास की बिल्डिंग्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस बीच ये लोग आपस में अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते हैं। बचपन से सियोल में रहने वाला पार्क कहता है कि उसे ये शहर अब बोरिंग लगने लगा है। सोयुंग के लिए ये शहर कमाल का है, अपने जूजू आइलैंड वाले घर से तो बिल्कुल ही अलग। अपनी मां के गुजरने और पिताजी की तबीयत बिगड़ने के बाद सोयुंग ने कसम खा ली थी कि उसे फटाफट ग्रेजुएट होकर अपने घर का बोझ उठाना है। ये सुनकर पार्क ने माफी मांगी कि कहीं उसकी पिछली बातों से सामने वाले को बुरा ना लग गया हो। स्टिल टू लॉन्ग। पार्क और सोयुंग का कनेक्शन तगड़ा होता गया। उन्होंने मिलकर उस सुनसान घर की सफाई भी शुरू की। सोयुंग ने वहां फूल भी सजाए ताकि जगह और प्यारी लगने लगे। इन सब के बीच पार्क ने धीरे से सोयुंग से पूछ ही लिया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। सोयुंग ने बड़े तीखे ढंग से पलटकर पूछा, भला क्या तुम खुद देखना चाहते हो। पार्क को थोड़ी झेप आती है तो झट से सॉरी बोलकर वो टॉपिक ही चेंज कर देता है कि क्या उसे कोई पसंद है। सोयुंग कहती है कि उनका सीनियर जे वूक तो सब लड़कियों का ड्रीम बॉय है। वो बंदा लंबा चौड़ा, दिमाग का तेज, खूब पैसे वाला और आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। ये सुनकर पार्क मजाकिया लहजे में बोला कि वो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही है। सोयुंग खुलेआम बोलती है कि जेवूक से बिल्कुल हटकर पार्क के पास पैसे नहीं और वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है। पार्क को उसकी सीधी बात पर थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा मन भारी भी हो जाता है। उसी रात पार्क नाबुक से अपना दिल खोलकर बातें करता है। उसका कहना है कि पिछले कुछ समय से उसकी लाइफ अजीब सी और कभी कभी तो बोझ लगने लगी है। नाबुक को जब पता चला कि उसके दोस्त को प्यार हो गया है तो वो खुशी से झूम उठा। नाबुक को फिर उस पार्क वाली लड़की की सारी जानकारी चाहिए जिस पर उसका दिल आ गया है। पार्क शर्माते हुए बोला, यार वो तो बहुत क्यूट और मजेदार है, पर उसका दिल कैसे जीतूं पता ही नहीं। ये सुनकर नाबुक उसे पूरा तरीका समझाता है कि किसी लड़की से बात कैसे शुरू करें। वो बताता है कि प्यार
पार्क के अंदाजे से कहीं ज्यादा आसान है। बस आत्मविश्वास चाहिए। पार्क उस रात कुछ ज्यादा ही पी गया था, सो उसे बस एक ही सलाह याद रह पाई, आत्मविश्वासी बनो। फिर अगले दिन पार्क हिम्मत बटोरकर सोयुंग को समर वेकेशन शुरू होते ही डेट पर जाने को कहता है। एकदम जोश में आकर पार्क सोयुंग को ट्रेन की पटरियों के पास सैर कराने ले जाता है, जिससे सोयुंग एकदम खुश खुश नजर आती है। और पता है क्या, उसने बताया कि 11 नवंबर को उसका जन्मदिन है और मनाना चाहती है पार्क को खाना खिलाकर। खाना खाते खाते जब पार्क ने सोयुंग से उसके सपनों के बारे में पूछा तो उसने पूरे जोश में बताया कि उसका सपना एक कामयाब ब्रॉडकास्टर बनना और किसी अमीर बंदे से शादी करना है। पार्क तो उसका जवाब सुनकर हिल गया। इन सब के बावजूद वो हिम्मत करके कहता है कि अगर वो कभी कामयाब आर्किटेक्ट बन गया तो उसके लिए एक घर पक्का बनाएगा। सोयुंग मजे से अपने ड्रीम हाउस का एक स्केच बना डालती है, जिसे देख पार्क एकदम गदगद हो जाता है। एक पूरा दिन साथ गुजारने के बाद उन्होंने घर लौटने का सोचा। बस अड्डे पर सोयुंग ने पार्क के कंधे से टिककर एकदम से झपकी ले ली। आहिस्ता आहिस्ता सोयुंग का चेहरा उसके करीब आता है और फिर दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। पार्क खुशी से फूला नहीं समा रहा है। नाबुक को इस किस का किस्सा गर्व से सुनाता है। वो मान जाता है कि ये उसका पहला किस था, पर नाबुक मस्ती मस्ती में पूछ बैठता है, क्या सोयुंग ने अपनी जुबान भी इस्तेमाल की थी? पार्क ने बताया कि उसने सोयुंग को सोते हुए ही किस कर दिया था। पार्क बेचारा उलझन में है, सोच रहा है, क्या किस में जीभ जरूरी है या वो तभी काउंट होती है जब सामने वाला जागा हो? नाबुक ने समझाया कि होंठों का छूना बस एक फ्रेंडली किस होता है और नया सेमेस्टर शुरू होते ही सोयुन को कैंपस ब्रॉडकास्टर बनने का मौका मिल जाता है। उस दिन पार्क बड़े मन से उसका लाइव सुन रहा था और फिर जब वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए पूछने पहुंचा तो उसे पता चला कि सोयुन तो पहले ही जेवूक के साथ थी और दोनों साथ जाने की तैयारी में थे। जेवूक लड़की को चुरा ना ले जाए, ये सोचकर पार्क भी उनके साथ चलने का निर्णय लेता है। चलते चलते पार्क अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता, क्योंकि सोयुन और जेवूक की बातें और हंसी उसे साफ सुनाई दे रही थी। जेवूक जब उनसे पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ पक रहा है और सोयुन बस कहती है कि पार्क तो उसका पक्का दोस्त है, तो उसकी झुंझलाहट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। तो फिर पार्क फट से बोलता है कि उसे उससे प्यार हो ही नहीं सकता। सच कहूं तो अगर वो डेट करते वो उसका खर्च नहीं उठा पाता। ये सुनकर जेवूक हंसा और पार्क के चीथड़े देखकर मजाक में बोला, अरे ये तो भिखारी लग रहा है। पार्क का मूड खराब हो गया और उसने फौरन घर पर छोड़े जाने की जिद की। पार्क घर आते ही मम्मी पर भड़क जाता है। उसने जानना चाहा कि उसके लिए लाए गए कपड़ों की हालत इतनी खराब क्यों है। मम्मी तो कहती है कपड़े एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद गुस्से में पार्क चीखता हुआ निकल जाता है कि उसकी माँ उसे कभी नहीं समझती। फिर पार्क नाबुक से मिलता है और अपने सारे दुख उससे शेयर करता है। वो रो रहा है कि सोयुन उसे कभी प्यार के लायक नहीं समझेगी और उसे पूरा यकीन है कि सोयुन का दिल तो जेवूक पर आ चुका है। जेवूक की सुंदरता और धन के सामने पार्क खुद को कम आंकता है, लेकिन नाबुक उसकी इस निराशा को सिरे से नकार देती है। पार्क को वो बताता है कि बस हिम्मती बंदे ही खूबसूरत लड़कियों को हासिल कर पाते हैं। अगर पार्क ने अपने दिल की बात नहीं खोली तो उसे मान लेना पड़ेगा कि वो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। और अंत में नाबुक उसे साल की पहली बर्फबारी तक रुकने के लिए राजी कर लेता है। उसने पार्क को ये बात बताई कि फर्स्ट स्नोफॉल पर प्रपोज करना बहुत ही रोमांटिक रहेगा। अगले दिन सुबह सोयुन पार्क से अपनी चीजें हटवाने के लिए मदद मांगती है। उसने सोचा कैंपस के पास ही रहो, क्योंकि उसका पुराना वाला घर बहुत दूर पड़ता था। जगह भले ही छोटी थी, पर सोयुन के लिए ये एक नई शुरुआत की तरह था। अपनी चीजें सेट करते हुए सोयुन को वो बचपन की कुछ फोटोज दिखाती है और बताती है कि उसे अपने घर की कितनी याद आ रही है, मगर उसे पता है कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। उसे कामयाब होकर परिवार की लाइफ सेट करनी है। उसकी बातें पार्क के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे समझ आया कि उसकी क्रश सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं, बल्कि अंदर से भी कमाल की दमदार और सबको इंस्पायर करने वाली है। पार्क में जाने से पहले ये पक्का कर लिया कि पहली बर्फ गिरते ही वो सोयुन से अपनी फिक्स वाली जगह उस खाली घर पर मिलना चाहता है। उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दूसरे दिन सुबह पार्क क्लास से गायब था। घबराई हुई सोयुन खुद को शांत रखने की कोशिश में है और बस यही दुआ करती है कि पार्क सही सलामत रहे। उसी दिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो घर निकलने लगती है, जेवूक उसे रोककर बाहर घूमने का इनविटेशन दे डालता है। सोयुन ने साफ किया कि वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी
क्योंकि पार्क सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा। जेवूक उसे तसल्ली देता है कि बाद में हम मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। अनजाने में पार्क की क्लास बंक करके सोयुन अपने ड्रीम हाउस का एक छोटा मॉडल तैयार कर रहा था, जिसे उसने खुद के स्केच से सिर्फ एक दिन में ही बनाकर खत्म कर दिया था। पर हाँ, जेवूक उस शाम सोयुन को बार लेकर चला गया था। सोयुन लगातार पार्क को फोन लगा रही थी, पर उसके फोन की बैटरी खत्म होने से वो बंद हो गया था। जेवुक ने उसकी उपेक्षा महसूस की तो उसे रात भर खूब मस्ती करने के लिए प्रेरित करता है। उधर पार्क सोयुन के वापस आने का बेसब्री से वेट कर रहा है। फाइनली जब वो आई तो उसकी सारी खुशी मिनटों में दिल तोड़ने वाली बन गई। सोयुन ने पी रखी थी तो जेवुक पर लटक कर सहारा ले रही थी। जेवुक ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और लगभग उसे चूमने ही वाला था जब वो उसे उसके कमरे तक ले जाने वाला था। भाई साहब, उनके पीछे दरवाजा क्या बंद हुआ? कमरे में बस दबी सांसों की आवाजें थीं और पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में जम गया। उसका दिल टूट गया। जो देखा था वो उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मन में अजीब सा उलझा, उदास और निराश वो वहां से खिसक लिया। पहली दफा ही उसके दिमाग में बुरे ख्याल घुस गए। पार्क चाहता था कि सोयुन उसकी जिंदगी में फिर कभी नजर ना आए। घर अकेले जाते हुए उसने पक्का मन बना लिया कि दोबारा इश्क नहीं करेगा। दिन निकलते गए और पार्क ने सोयुन से पूरी तरह दूरी बना ली। उलझन और दुख से घिरी सोयुन आखिर उससे भिड़ी गई। पूछा कि उसने अचानक उससे किनारा क्यों कर लिया और उसकी जिंदगी से उड़न छू क्यों हो गया। मगर पार्क ने उसे बस रूखा सूखा और बेपरवाह जवाब दे डाला। उसने उसको बोल दिया कि वो उसे अब और नहीं देखना चाहता। उसका वहां होना, उसका हंसना मुस्कुराना ही उसे खीज और गुस्सा दिला देता था। उसने माना कि उसके साथ रहने से उसे बस दुख और तकलीफ मिलती है। पार्क ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब अपनी अपनी लाइफ जियो, अपने अपने रास्ते निकल लो, और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे के सामने मत आना। आखिरकार उसने सोयुन से साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहे। उसी दिन पहली बर्फ गिरी। वादे के मुताबिक सोयुन पार्क से मिलने की आस में वो सूने घर पहुंची। ठंड में घंटों तक इंतजार करते रहे पर उसका आना नहीं हुआ। दिल पर पत्थर रखकर सोयुन ने आखिर हार मानी। वो निकलने से पहले अपना MP3 प्लेयर और मनपसंद कैसेट सीढ़ियों पर छोड़ गई। 10 साल बीतने पर इसी आस में कि पार्क उन्हें खोजकर समझ जाएगा कि उसने अपना वादा निभाया है। सीन कटते ही कहानी 10 साल आगे की दुनिया में पहुंच जाती है। जब से उनका ब्रेकअप हुआ, पार्क ने अपनी लाइफ बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। सफलता पाने के मकसद में वो पूरी तरह लगा हुआ था। पार्क ने जो भी किया उसकी इकलौती वजह अपने परिवार के हालात सुधारना थी। वक्त के साथ उसकी जबरदस्त मेहनत ने कमाल कर दिखाया और पार्क अब अमीर आर्किटेक्ट था। जो ख्वाब उसने मन में बुना था वो आखिर सच हो ही गया। त्याग तो बनता है, मगर उस दिन के बाद से पार्क सिगरेट का ऐसा आदी हो गया कि वो लत कभी छूटी नहीं। ये आदत उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसकी असिस्टेंट और मंगेतर यून उसे अक्सर खरी खोटी सुनाती रहती थी। उसने कहा कि अगर वो यही करता रहा तो ऐसे क्लाइंट्स दूर हो जाएंगे जिन्हें ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन पार्क ने उसकी टेंशन को भाव नहीं दिया। उसने पक्के से बोला कि स्मोकिंग उसके काम पर असर नहीं करती। वो एकदम बिंदास होकर बोला कि अगर क्लाइंट्स को कोई दिक्कत है तो वे बेझिझक कोई और आर्किटेक्ट ढूंढ ले। एक दिन हमारे स्टाफ ने बताया कि जूजू के एक क्लाइंट ने खास तौर पर पार्क को ही आधार बनाकर अपना घर डिजाइन करवाने की गुजारिश की और वो सोयुन ही थी। शुरू में पार्क को अपना नाम याद करने में बहुत जोर लगा, लेकिन उस नाम ने जैसे ही उसके दिमाग की बत्ती जलाई, पार्क को सोयुन अपनी पुरानी सहेलियों में से एक याद आ गई। मिलते ही सोयुन ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधी बात शुरू कर दी। उसने बताया कि उसे जूजू द्वीप पर एक घर चाहिए और उसने जिद पकड़ी कि उसका डिजाइन सिर्फ पार्क ही बनाएगा। पार्क पहले झिझका, अरे यार वो तो पहले से ही किसी दूसरे बड़े काम में उलझा हुआ था। उसके दोस्त कुयन ने चल रहा सारा प्रोजेक्ट संभाल लिया, जिसकी वजह से पार्क सोयुन अपना प्रस्ताव दे पाए। डिटेल्स पर बात करने के लिए फिर वे कैफे में इकट्ठे हुए। बातें करते करते पार्क ने अपने पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की और सोयुन से उसकी आज की जिंदगी के बारे में भी पूछे। सोयुन ने शेयर किया कि उसने अपनी कामयाबी पाली है, लेकिन ब्रॉडकास्टर वो नहीं बन पाया जैसा उसका सपना था। पर उसने तो एक पैसे वाले बिजनेसमैन से ब्याह रचा लिया था। अपने पति के सपोर्ट से अब उसके पास वो सब था जिससे वो अपना सोचा हुआ घर बना सके। कितना भी लगे चलेगा। सोयुन ने पार्क को पक्का कर दिया कि उसका जितना भी बिल बनेगा सोयुन उसे भर देगी। जैसे ही बातचीत ने जोर पकड़ा, पार्क का दिमाग बीते वक्त की यादों से पूरी तरह भर गया। उसके अंदर दबा हुआ दिल का दर्द फिर से बाहर निकल आया। और अब तो सोयुन शादीशुदा थी,
दिस इज कैजुअल, नेचुरल, 7 वर्ड्स। आपसी मनमुटाव के चलते पार्क ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। हताश सोयुन को अपना वक्त गंवाने का पछतावा था, सो वो वहां से चल दी। मगर उसके निकलते ही पार्क में सब हरकत में आ गए। उसके दिल को लगा कि एक बार और सोचना तो बनता है। तब जाकर सोयुन ने उसे समझाया कि जिस घर को वो दोबारा बनाना चाहती थी उसकी अहमियत क्या थी। ये उनके पुरखों का बरसों पुराना ठिकाना था। उसका एक ही सपना था कि वो इस जगह को एकदम ठीक कर दे, ताकि पापा के ठीक होते ही वो अपनी बची हुई जिंदगी वहीं बड़े सुकून से बिता सकें। पार्क ने जब मकान के ढांचे पर नजर डाली तो उसने कहा कि ये आज भी उतना ही मजबूत है। उसका मानना था कि पूरा नया बनाने के बजाय इसे बस रेनोवेट करा लेना ही सही रहेगा। पार्क की एक्सपर्टीज पर पूरा भरोसा करके सोयुन ने उससे कहा कि तुम जो भी बताओगे ना, उसके पक्के से एकदम फाड़ू रिजल्ट्स आएंगे। आखिर में पार्क ने अपनी कुछ डिजाइन उसके सामने रखे। दूसरी बार मिलने के थोड़ी देर बाद सोयुन को भी पुरानी यादें घेरने लगीं। उसे समझ आ गया था कि अब थोड़ा गैप रखना ही ठीक रहेगा, खासकर तब जब पार्क ने अपनी मीटिंग में उसे यून से मिलवा दिया। यून ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही वो और पार्क शादी करने वाले हैं और फिर अमेरिका में बसने का प्लान है। पार्क को जान से भी प्यारा मानने वाली यून ने दिल से कहा कि वो ये पक्का कर लेगी कि अब पार्क को कभी भी ऐसा अकेलापन या अनदेखा महसूस ना हो जैसा पहले हो चुका है। पार्क ने एक बार कड़वाहट में कहा था कि उसे छोड़कर जाने वाली औरत तो मौत की हकदार है। ये सुनकर सोयुन एकदम चुप हो गई और अपराध बोध ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसे लगा कि यून का इशारा शायद उसी की तरफ था। प्रोजेक्ट शुरू होते ही सोयुन ने पार्क से पूछ ही डाला कि जिस महिला का वो जिक्र कर रहा था क्या वो वही थी, पर पार्क ने चुप्पी साध ली और सवाल टालता रहा। सोयुन के फिर से पूछने पर भी सियोल निकलने की तैयारी में पार्क भावुक हो गया और उसने अपनी सारी हताशा खुलकर सामने रख दी। सोयुन पर इल्जाम लगा कि उसे न तो खुशी क्या होती है पता चला और न ही अपने सारे संघर्षों की गहराई। भावुकता में डूबी सोयुन शिकायत करती है कि पार्क ने उसे अपनी बात कहने का मौका कभी दिया ही नहीं। उनकी कहासुनी खत्म होते ही पार्क ने यून से माफी मांगी कि उसे अपनी फ्लाइट आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि प्रोजेक्ट में अचानक एक दिक्कत आ गई थी। सोयुन ने एक शाम आधी नींद में पार्क से दिल की बात की। देखो यार, उसने बताया कि चाहे कितना भी पैसा और लग्जरी हो, सच्ची खुशी उसकी लाइफ में कभी नहीं थी। उसने माना कि उसे अंदर से खालीपन लग रहा था। फिर सोयुन ने एक दिल तोड़ने वाली बात बताई कि वो 1 साल पहले ही अपने पति से अलग हो गई थी। उसने साफ साफ बता दिया कि उसे उससे कभी प्यार नहीं था, बल्कि उसने तो बस पैसों के चक्कर में उससे शादी की थी। आंखों में आंसू भरे हुए उसने खुद को एकदम निकम्मा बताया, ये कहते हुए कि वो किसी अच्छी चीज के लायक नहीं थी, जो पार्क की पुरानी कड़वी बातें फिर से उठा रही थी। बेबस सोयुन जोर से चिल्लाई। पार्क ने उसे हल्के से बाहों में भर लिया। उसने वादा किया कि काम खत्म होने तक वो यहीं टिका रहेगा। सोयुन के पापा की तबीयत बिगड़ी तो रात में अस्पताल से हमें कॉल आया। सोयुन उनके पास भागी। हमने उन्हें तसल्ली दी कि उनका घर फिर से बन रहा है और वचन दिया कि उनकी सेहत सुधरने पर वो पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़िया दिखेगा। अगले सवेरे सोयुन वर्कशॉप पर वापस आ गई। फुर्सत मिलते ही उसने पार्क को अपने गांव आने का न्योता दिया। हंसी मजाक में उसने पूछा, भाई तुझे याद है ना कि उस दिन की क्या अहमियत है? पार्क ने मुस्कुराकर बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि 11 नवंबर को उसका जन्मदिन है। सोयुन ने थैंक्स कहने के लिए वादा किया कि वो जश्न में पार्क को खाना खिलाएगी। बातें करते हुए सोयुन ने पूछा कि क्या घर के नक्शे में थोड़ा बदलाव करके एक पियानो के लिए भी जगह बनाई जा सकती है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए ये मांग टेढ़ी खीर थी, लेकिन वो अड़ा रहा कि ये उसके पिताजी के लिए है। सोयुन बता रही थी कि उसके पापा को उसका पियानो सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने सबका दिल दहला दिया कि उसके पापा अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। असल में बात यह थी कि सोयुन अपने डैड को एक आखिरी यादगार लम्हा देना चाहती थी, मगर यून ने उसकी मांग पर तगड़ा एतराज जताया। उसका तो सीधा सीधा कहना था कि इस जगह का पूरा मेकओवर करने में बहुत देर लग जाएगी और पार्क को अगले महीने की शादी याद दिलाई। सब कुछ होते हुए भी उसने सोयुन की बात माननी पक्की कर ली थी। उसने भरोसा दिलाया कि इससे काम में कुछ खास देर नहीं होगी। कुयांग ने जैसे ही जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की, पार्क ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। वो तो अड़ा था कि प्रोजेक्ट को खुद ही खत्म करेगा भाई। अपना घर तो भाई तय वक्त से काफी पहले ही पूरा हो गया। सोयुन ने वहीं डेरा डाल दिया और पार्क की इस दरियादिली के लिए दिल से शुक्रिया कहा। उसे घर इतना शानदार लगा कि वो उसकी सुंदरता, विशालता और उम्मीदों से भी आगे था। सोयुन पक्का जानती थी कि पापा के वापस आने पर वो बहुत खुश होंगे, लेकिन जब पार्क बस निकलने ही वाला था,
उसे एक हैरान कर देने वाली चीज मिल गई। सोयुन के लिए सालों पहले बनाए गए उस छोटे मॉडल घर की यादें इस सीन ने एकदम ताजा कर दी। पार्क में जिन लोगों को दबाना चाहा उन्हें वापस ले आए। जज्बातों में बहकर वो एकदम से भड़क गया और सालों की दबी भड़ास निकाल दी। सोयुन ने अपनी सफाई में बताया कि उसने वो चीज अपने पास इसलिए रखी थी क्योंकि वो उसके लिए बहुत खास थी। उसने अपनी गलतियां मानी, पर यह भी साफ किया कि पाक को अभी और भी बहुत कुछ जानना समझना है। जेवुक वाली पूरी घटना उसने खोली, बताया कैसे कोई फायदा उठाने लगा तो उसने डटकर मुकाबला किया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लम्हे उसने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि पार्क आएगा और उसे बचा लेगा, पर मिला तो सिर्फ उसका ठंडा सा अलविदा। सोयुन ने बताया कि उस दिन से उसने पार्क को नापसंद करने की बहुत कोशिश की, पर वो चिढ़ उसके उस प्यार पर कभी हावी नहीं हो पाई जो आज भी उसके दिल में बरकरार था। उसने बताया पार्क ही था उसका हमेशा से पहला प्यार। ये सुन पार्क की बोलती बंद हो गई। उसे असल में तब पता चला कि उनके पास्ट को लेकर उसकी सारी सोच गलत थी। दिल में अधूरी बातें होने पर भी पार्क और सोयुन ने जुदा होकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसीजन लिया। एक तरफ पार्क उनके पास लौटा, वहीं सोयुन पिता की देखभाल में लगी थी। पर जब पिता ने गलती से उसके फोन पर पार्क की फोटो देख ली तो सोयुन की भावनाएं छलक उठी। जब लोगों ने उस बंदे के बारे में पूछा तो सोयुन ने झट से बोल दिया कि वो तो बस उसका एक यार है। तो सीन ये था कि पार्क भले ही यून के पास था, लेकिन उसका दिमाग और दिल तो हमेशा अपनी पहली और सबसे बड़ी मोहब्बत सोयुन के साथ ही अटका हुआ था। अंदर से बड़ा डिस्टर्ब था पार्क जब वो अपनी मम्मी से मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ अमेरिका आ जाओ, मगर उसकी मां ने इनकार कर दिया। उसे कुछ पैसे थमाए और बताया कि उसे अपने घर से कितना लगाव है। उनकी पूरी जिंदगी बस वहीं कट गई थी। शादी के दिन की खुशी से लेकर जब बच्चे की पहली किलकारी कानों में पड़ी, वो चाहती थीं कि अपने आखिरी पल वहीं बिताएं जहां उन्होंने अनमोल यादें संजोई थीं। आखिरकार उसकी मम्मी ने पाक को बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी और भगवान से जो कुछ भी मिला है उसमें वो बहुत शुक्रगुजार और खुश हैं, और अपनी सादगी में ही उन्हें असली खुशी मिलती है। हैरानी की बात, पार्क की मम्मी ने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने खुद फेंक दिए थे। ये देख पार्क कुछ न बोला। उसकी मां ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया कि भगवान को हमेशा पता होता है कि अपनी बनाई चीजों के लिए सबसे अच्छा क्या है। पता है क्या, खुशी अक्सर एक गहरा सबक सिखा जाती है, और हाँ, दुख ही अप्रत्याशित खुशी का कारण बनता है। पार्क की मां ने उसे उसकी आने वाली शादी पर दिल खोलकर बधाई दी और पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, मां हमेशा उसके घर लौटने का इंतजार करती रहेगी। टाइम निकल गया, फिर पार्क की उनकी शादी हो गई। ये दोनों अमेरिका में अपनी नई लाइफ सेट करने चले गए। इसी बीच सोयू ने अपने पापा के साथ अपने मरम्मत करवाए घर में अड्डा जमा लिया और वहीं से पियानो सिखाना शुरू कर दिया। एक रोज सोयू को एक पैकेट डिलीवर हुआ। भीतर उसे एक पुराना MP3 प्लेयर और उसकी फेवरेट कैसेट टेप हाथ लगी। पार्क ने सोयू को खत में उन खूबसूरत लम्हों के लिए शुक्रिया कहा जो उन्होंने साथ बिताए थे। उनकी वो प्यारी सी स्माइल, वो खिलखिलाती हंसी और जिंदगी में पहली दफा महसूस हुआ प्यार। वो सॉरी बोला क्योंकि वो उस रात नहीं आ पाया जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार उसने मान ही लिया कि उसका घमंड उसके प्यार पर भारी पड़ गया था और वो अपने दिल की बात उस तक पहुंचा नहीं पाया जिसके लिए उसने माफी मांगी। उसने चिट्ठी खत्म की, उनके सारे फैसले मान लिए और दोनों को उनकी चुनी हुई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया।